नमस्कार। आज हम सरकार की विशाल मशीनरी के एक ऐसे हिस्से पर गहराई से नजर डालेंगे जो अक्सर सुर्खियों में नहीं रहता, हाँ, बिल्कुल। लेकिन जिसके बिना शायद सरकार का काम चलना ही नामुमकिन हो जाए। कैबिनेट समितियां। हाँ, बिल्कुल, ये काफी अहम है। सोचिए जरा, देश चलाने की जिम्मेदारी, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, विदेश नीति, फिर अनगिनत योजनाएं, रोजमर्रा के संकट, ये सब चंद प्रमुख मंत्रियों के समूह यानी कैबिनेट के पास है। दिन रात नए मुद्दे, नए फैसले। क्या ये संभव है कि हर छोटे बड़े मसले पर पूरी कैबिनेट एक साथ बैठे, विस्तार से चर्चा करे और तुरंत फैसला ले? नहीं, व्यावहारिक रूप से तो ये मुमकिन नहीं लगता, रोज रोज तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। यहीं पर कैबिनेट समितियों का महत्व समझ आता है। हमारे पास जो विस्तृत जानकारी है वो बताती है कि कैसे कैबिनेट के इस भारी भरकम मतलब इनॉर्मस वर्कलोड को संभालने के लिए ये समितियां एक कारगर व्यवस्था है। तो चलिए समझते हैं सरकार के इस इंजन रूम की कार्यप्रणाली को। बिल्कुल। देखिए, कैबिनेट जो है वो देश की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। हाँ। मुख्य नीति निर्धारक है, सबसे बड़ी कार्यकारी अथॉरिटी, और जैसा कि जानकारी में कहा गया, किसी भी संकट में चीफ क्राइसिस मैनेजर भी है। जैसे कोविड के समय हमने देखा था। हाँ, बिल्कुल। कोविड के समय को याद करें, सारे बड़े फैसले कैबिनेट स्तर पर ही लिए जा रहे थे। अब इतने सारे दायित्वों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए कैबिनेट के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वह अपने कुछ काम, कुछ जिम्मेदारियां छोटे केंद्रित समूहों को सौंपे। अच्छा। इन्हीं समूहों को कैबिनेट समिति कहते हैं। अच्छा, ये एक तरह से काम का बंटवारा है एक तरह से। हाँ, काम का कुशल बंटवारा यानी डेलीगेशन है, ताकि हर मुद्दे पर गहराई से विचार हो सके। तो ये समितियां काम के बोझ को बांटने का एक तरीका है। हाँ, पर ये बनती कैसे हैं? क्या इनका जिक्र हमारे संविधान में है? ये एक दिलचस्प पहलू है। जानकारी के अनुसार ये समितियां संविधान इतर हैं। संविधान इतर? हाँ, यानी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इसका सीधा मतलब है कि भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इनका कोई उल्लेख नहीं मिलता। ये संविधान के ढांचे के तहत नहीं, बल्कि उसके बाहर विकसित हुई एक व्यवस्था है। अच्छा, तो फिर ये चलती कैसे हैं? मतलब इनका आधार क्या है? इनका वजूद और काम करने का तरीका भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 से तय होता है। रूल्स, ओके। हाँ, ये नियम सरकार के कामकाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए बनाए गए हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये संसद द्वारा पारित कोई कानून या अधिनियम नहीं है, ये नियम है। अच्छा, तो ये नियमों पर आधारित व्यवस्था है। शायद इससे सरकार को लचीलापन मिलता होगा। हाँ, काफी हद तक। पर क्या ये हमेशा एक जैसी बनी रहती है या जरूरत के हिसाब से बदलती भी हैं? इनमें दोनों तरह की व्यवस्था है। मुख्यतः दो प्रकार की समितियां होती हैं। पहली है स्थायी समितियां, ये स्टैंडिंग कमिटीज। ये स्थायी प्रकृति की होती है, मतलब लगातार काम करती रहती हैं। ठीक है। दूसरी है तदर्थ समितियां, एडहॉक। हाँ, एडहॉक, जिन्हें किसी खास मकसद या मुद्दे के लिए बनाया जाता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो इन समितियों को भंग कर दिया जाता है, वो खत्म हो जाती हैं। कोई उदाहरण है इसका, तदर्थ समिति का? हाँ, विवरण में एक अच्छा उदाहरण भी दिया गया है। 1962 के चीन युद्ध के समय बनी आपातकालीन समिति। ओहो, इमरजेंसी कमेटी। हाँ, ये साफ तौर पे एक विशेष संकट से निपटने के लिए बनाई गई थी। युद्ध खत्म होने के बाद इसकी जरूरत नहीं रही और इसे भंग कर दिया गया। तो ये तदर्थ समिति का एक स्पष्ट उदाहरण है। समझ गया। और इन्हें बनाने का अधिकार किसके पास है? मतलब कौन तय करता है कि कौन सी समिति बनेगी? इन समितियों का गठन प्रधानमंत्री करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री। हाँ, वही समय और जरूरत के हिसाब से तय करते हैं कि कौन सी समिति बनेगी, उसका दायरा क्या होगा और उसमें कौन कौन सदस्य होंगे। और सदस्य कितने होते हैं? कोई फिक्स नंबर है? सदस्यों की संख्या भी तय नहीं है। आमतौर पर देखा गया है कि 3 से 8 सदस्य होते हैं, लेकिन जानकारी के मुताबिक ये संख्या कम या ज्यादा भी हो सकती है, जरूरत पर निर्भर करता है। ठीक है। और सदस्य कौन होते हैं? क्या सिर्फ कैबिनेट मंत्री या कोई और भी? सदस्य मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री ही होते हैं। आखिर ये कैबिनेट की ही समितियां हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि गैर कैबिनेट मंत्रियों को भी सदस्य के तौर पर शामिल किया जा सकता है। उन्हें विशेष आमंत्रित सदस्य या स्पेशल इनवाइटी कहा जाता है। स्पेशल इनवाइटी? हाँ, विवरण में आवास समिति, अकोमोडेशन कमेटी का उदाहरण है, जिसमें कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ साथ उस समय शायद गैर कैबिनेट मंत्री रहे जितेंद्र सिंह और हरदीप पुरी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल बताया गया है। अच्छा।
तो ये दिखाता है कि जरूरत पड़ने पर विषय के विशेषज्ञ या संबंधित राज्य मंत्री को भी शामिल किया जा सकता है। तो क्या सिर्फ मंत्रालय की विशेषज्ञता ही देखी जाती है या फिर वरिष्ठ मंत्रियों का जो अनुभव होता है वो भी मायने रखता है? हाँ, अनुभव का बहुत महत्व है। जानकारी यही बताती है कि समिति में सिर्फ वही मंत्री नहीं होते जिनका मंत्रालय सीधे उस विषय से जुड़ा हो। अन्य वरिष्ठ मंत्रियों को भी उनके व्यापक अनुभव और उनकी समझ के लिए शामिल किया जा सकता है। उनका नजरिया, उनका इनपुट अहम हो सकता है। और अध्यक्षता कौन करता है? एक खास बात, अगर प्रधानमंत्री खुद किसी समिति के सदस्य हैं तो वही उसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा। अगर वे सदस्य नहीं हैं तो कोई अन्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री, जिसे प्रधानमंत्री नामित करे, वो अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब आते हैं इनके असली काम पर। इनका असर कितना होता है? क्या ये सिर्फ सलाह देने का काम करती हैं या इनके पास फैसले लेने का अधिकार भी होता है? नहीं, ये सिर्फ सलाहकारी नहीं है। ये समितियां काफी शक्तिशाली हो सकती हैं। ओह, जानकारी के अनुसार ये गहन विचार विमर्श के बाद कैबिनेट के लिए प्रस्ताव तैयार करती हैं, मतलब प्रपोजल फॉर्मुलेशन का काम करती हैं, मुद्दों को सुलझाती हैं और कई मामलों में खुद फैसले भी लेती हैं। फैसले भी लेती हैं? हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये जरूर है कि कैबिनेट चाहे तो इन समितियों के फैसलों की समीक्षा कर सकती है या उन्हें बदल सकती है। अंतिम अधिकार तो कैबिनेट का ही है, जाहिर है। लेकिन मूल रूप से ये समितियां कैबिनेट के अत्यधिक कार्यभार को कम करने का एक संगठनात्मक उपकरण है, एक तरह का ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस। ये नीतियों की गहराई से जांच, इन डेप्थ एग्जामिनेशन संभव बनाती हैं और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच बेहतर समन्वय, इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन स्थापित करने में मदद करती हैं। अच्छा। ये सब शासन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, श्रम विभाजन, काम को बांटना। हाँ, काम को बांटना, और दूसरा प्रभावी प्रत्यायोजन, यानी सही काम सही व्यक्ति या समूह को सौंपना। चलिए अब कुछ प्रमुख समितियों पर नजर डालते हैं। जैसा कि बताया गया, अभी 8 समितियां काम कर रही हैं। क्या इनमें से कुछ दूसरों से ज्यादा प्रभावशाली या महत्वपूर्ण मानी जाती हैं? बिल्कुल, कुछ समितियां ऐसी हैं जो सरकार के कामकाज के बिल्कुल केंद्र में हैं। आप कह सकती हैं कि सत्ता के जो मुख्य लीवर्स हैं वो इनके हाथ में होते हैं। कौन सी हैं? उपलब्ध जानकारी के आधार पर देखें तो 4 समितियां सबसे अहम नजर आती हैं। पहली, राजनीतिक मामलों की समिति, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, PAC। इसे अक्सर सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। सुपर कैबिनेट? हाँ, जो इसके महत्व को दर्शाता है। ये घरेलू और विदेश नीति से जुड़े सभी बड़े नीतिगत मसलों पर विचार करती है, साथ ही केंद्र राज्य संबंधों जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी देखती है। अक्सर प्रधानमंत्री ही इसके अध्यक्ष होते हैं। काफी महत्वपूर्ण। दूसरी है आर्थिक मामलों की समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इकोनॉमिक अफेयर्स? जी, जैसा नाम से जाहिर है, ये देश की आर्थिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। ये आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करती है। जैसे क्या काम होते हैं इसके? बड़े निवेश प्रस्ताव, मान लीजिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश, कृषि उत्पादों की कीमतें तय करना, औद्योगिक नीति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS की समीक्षा, ये सब महत्वपूर्ण आर्थिक फैसले इसी के दायरे में आते हैं। ठीक है। तीसरी कौन सी है? तीसरी है नियुक्ति समिति, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, ACC। ये भी बेहद महत्वपूर्ण समिति है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी? हाँ, केंद्र सरकार के सचिवालय में सचिव और उससे ऊपर के पद, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों PSUs के प्रमुख, सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुख, इन जैसे सभी उच्च स्तरीय पदों पर नियुक्तियों का अंतिम निर्णय यही समिति लेती है। ओह, तो सारे टॉप अपॉइंटमेंट्स यहीं से होते हैं? जी हाँ, जैसे हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष की नियुक्ति हुई, वो फैसला इसी समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका प्रभाव नौकरशाही और सार्वजनिक क्षेत्र पर बहुत गहरा होता है। बिल्कुल। और चौथी है सुरक्षा संबंधी समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटीज, CCS। ये तो काफी सुना है। हाँ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण समिति है। देश की रक्षा नीति, कानून व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और परमाणु ऊर्जा से जुड़े सभी मामले यही देखती है। बड़े रक्षा सौदे जैसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक के पूंजीगत व्यय, रक्षा उत्पादन, रक्षा अनुसंधान, DRDO से जुड़े मुद्दे और किसी भी तरह के राष्ट्रीय सुरक्षा संकट की स्थिति में फैसले लेने का जिम्मा इसी समिति का होता है। तो ये 4 समितियां, पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट्स और सिक्योरिटी, ये तो वाकई सरकार के मुख्य स्तंभों को संभालती हैं। बिल्कुल। राजनीति, अर्थ, प्रशासन और सुरक्षा। अच्छा, बाकी की 4 समितियों का क्या काम है? वो भी जरूरी होंगी? हाँ, वे भी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण हैं
और सरकार के सुचारू संचालन के लिए जरूरी हैं, जी जी। जैसे संसदीय मामलों की समिति। पार्लियामेंट्री अफेयर्स। हाँ, ये संसद में सरकार के कामकाज का प्रबंधन देखती है। संसद सत्र कब बुलाया जाए, कौन से विधेयक पेश किए जाए, सरकार की विधायी रणनीति क्या हो, ये सब तय करने में इसकी भूमिका होती है। ठीक है फिर है आवास संबंधी समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन अकोमोडेशन। जी। ये सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सांसदों के लिए सरकारी आवास के आवंटन से जुड़े नियम और दिशा निर्देश तय करती है। सातवीं है निवेश और विकास संबंधी समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। जी। इसका मुख्य फोकस देश में निवेश को आकर्षित करना, निर्यात को बढ़ावा देना और व्यापार करने में आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाना है, ताकि आर्थिक विकास तेज हो। बिल्कुल जी। और आठवीं है रोजगार और कौशल विकास संबंधी समिति, कैबिनेट कमिटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। जी, ये समिति देश के युवाओं और कामगारों के कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, उनकी रोजगार क्षमता, एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने और खासकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करती है। तो ये हो गई 8 समितियां। ये तो हुई कैबिनेट समितियों की बात। लेकिन उपलब्ध जानकारी में मंत्रियों के समूह यानी ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर्स, गोएम्स का भी जिक्र है। ये क्या है? क्या ये समितियों से अलग हैं? हाँ, ये कैबिनेट समितियों के अलावा एक और व्यवस्था है और ये भी समितियों के तरह ही संविधान इतर हैं। अच्छा, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। जी, इन्हें भी संविधान के तहत नहीं बल्कि जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। ये आमतौर पर किसी विशिष्ट मुद्दे या विषय पर विचार करने या मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गठित किए जाते हैं। तो ये समितियों से कैसे अलग हुए फिर? इनमें शायद थोड़ी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जानकारी ये भी बताती है कि कुछ गोआम्स को कैबिनेट की तरफ से फैसले लेने का अधिकार भी दिया जा सकता है, जबकि ज्यादातर गोआम्स अपनी सिफारिशें कैबिनेट को सौंपते हैं। ये अक्सर तदर्थ प्रकृति के होते हैं, यानी किसी खास काम के लिए बनते हैं और काम पूरा होने पर भंग कर दिए जाते हैं। तो ये ज्यादा स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। ये समितियों की तुलना में शायद ज्यादा लचीले और टास्क स्पेसिफिक होते हैं। ये सुनने में तो काफी कुशल व्यवस्था लगती है। जरूरत के हिसाब से समूह बनाओ, काम पूरा करो और भंग कर दो। लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इस व्यवस्था की कोई कमी भी है, कोई चैलेंज? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और हमारे स्रोत में इसका जवाब दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC रिपोर्ट के हवाले से दिया गया है। ARC रिपोर्ट। हाँ, ARC ने पाया कि कई बार जरूरत से ज्यादा गोआम्स बना दिए जाते हैं। जरूरत से ज्यादा, उसका क्या नतीजा होता है? नतीजा ये होता है कि इतने सारे समूह होने की वजह से उनकी नियमित बैठकें ही नहीं हो पाती। मंत्रियों का समय बढ़ जाता है, समन्वय मुश्किल हो जाता है और अंततः जिस काम के लिए वे बने थे वो समय पर पूरा नहीं हो पाता। मतलब देरी होती है। हाँ, इससे कई अहम मुद्दों पर फैसले लेने में बेवजह की देरी होती है। ये तो उल्टा असर हो गया। बिल्कुल, इसीलिए आरसी ने सिफारिश की थी कि गॉम्स का गठन बहुत सोच समझकर और चुनिंदा तरीके से, सेलेक्टिवली। हाँ, केवल तभी जब किसी मुद्दे पर विशेष ध्यान देने की जरूरत हो और मौजूदा व्यवस्था जैसे कैबिनेट समितियों या मंत्रालयों के बीच सामान्य समन्वय काफी ना हो। अच्छा। और जब गॉम बने तो उसके लक्ष्य, उसका कार्यक्षेत्र यानी मैंडेट और काम पूरा करने की समय सीमा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए शुरू से। जी, खासकर तब जब उन्हें कैबिनेट की ओर से निर्णय लेने का अधिकार दिया जा रहा हो। ARC का मूल विचार यह था कि पहले से मौजूद तंत्र को ही मजबूत और प्रभावी बनाया जाए, न कि एक और लेयर जोड़ दी जाए बिना सोचे समझे। तो हमने आज समझा कि कैसे कैबिनेट समितियां और कुछ हद तक ये मंत्रियों के समूह यानी गोएम्स सरकार की विशाल और जटिल मशीनरी को चलाने में पर्दे के पीछे रहकर एक बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ, ये न केवल शीर्ष नेतृत्व का बोझ हल्का करते हैं, बल्कि जटिल मुद्दों पर गहराई से विचार विमर्श और विशेषज्ञता का समावेश भी संभव बनाते हैं। बिल्कुल, ये पूरी व्यवस्था दिखाती है कि किसी भी बड़े संगठन, खासकर सरकार जैसे जटिल तंत्र में, काम का विभाजन और सही जिम्मेदारी सौंपना मतलब डेलीगेशन कितना जरूरी है। यह प्रबंधन और कार्यकुशलता का एक क्लासिक उदाहरण है, कैसे बड़े लक्ष्यों को छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में बांटकर हासिल किया जा सकता है। लेकिन ARC की जो टिप्पणी है वो सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, बिल्कुल। शायद असली चुनौती हमेशा इसी में रहती है कि काम को बांटने, डेलीगेशन और विशेषज्ञता लाने की जरूरत को प्रभावी समन्वय और समय पर फैसले लेने की जरूरत के साथ कैसे संतुलित किया जाए।
सही कहा। क्या ज्यादा समितियां या समूह हमेशा बेहतर परिणाम देते हैं या कभी-कभी वो खुद ही बाधा बन जाते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। सत्ता के विकेंद्रीकरण और प्रभावी नियंत्रण के बीच ये महीन संतुलन साधना शायद सुशासन की कुंजी है। इस पर वाकई विचार किया जा सकता है। निश्चित रूप से। इस गहरी और जानकारीपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इस चर्चा से हमारे श्रोताओं को भारतीय शासन व्यवस्था के इस महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर अनदेखे पहलू की एक स्पष्ट और व्यवहारिक समझ मिली होगी।